डेप्रिसिएशन क्या बताया मैंने, इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, एक कैलकुलेशन और दूसरा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब डेबिट क्रेडिट अकाउंट बनाना। कैलकुलेशन के तो बहुत सारे मेथड है हमारे, जो अभी हमें एक एक करके पढ़ने हैं कि कैलकुलेट करने के अलग और भी। मशीन आर रेट मेथड, प्रोडक्शन रन, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, एन्युटी मेथड। तो बहुत सारे मेथड होते हैं। अब उसमें से जो हमारे सिलेबस में होंगे वो भी अभी आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन ये दो मेथड तो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के भी आए हो। कौन सा? एक डब्ल्यूडीवी और एक एसएलएम। अब जैसे मान लो एसेट्स का डेप्रिसिएशन का रेट है, एज्यूम करो 10% पर एनम। अब एक एसेट्स आपने 1 लाख रुपए की परचेज की, 1 लाख रुपए की परचेज की, ये इसकी क्या है, कॉस्ट है। आपको कॉस्ट पड़ी कितने की? मशीन की कॉस्ट पड़ी 1 लाख रुपए मान लो। अब उस पर 10% से डेप्रिसिएशन लगाना है। कौन से मेथड से लगाना है? डब्ल्यूडीवी मेथड से लगाना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इस पे डेप्रिसिएशन जब आप लगाओगे तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? तो अब बताओ वैल्यू कितनी बची? ये हमने मान लो मशीन खरीदी है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल में। 1 अप्रैल 2020 में। तो अब वैल्यू कब की आ गई है? 1 अप्रैल 2021 की। 1 साल बाद की वैल्यू आ गई है। फिर इस पे दोबारा डेप्रिसिएशन लगेगा। अब कितने पे लगेगा ये डेप्रिसिएशन? कौन से मेथड से चल रहे हैं हम? डब्ल्यूडीबी। तो 90,000 का 10% कैलकुलेट करो। अब बची हुई वैल्यू का कितना हो गया? 9,000। अब माइनस करो इसे, जैसे डेप्रिसिएशन हर बार लगता है तो भाई माइनस करोगे। अब वैल्यू कितनी रह गई? 81,000। ये आ गई वैल्यू आपके पास 1 अप्रैल 2022 की वैल्यू। दूसरा होता है एसएलएम। तो ये समझ में आया ना, हर बार बैलेंस के ऊपर चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। अब एसएलएम बेस पे अगर हम चल रहे हैं तो भाई हमारी जो मशीन है उस पर 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो 1 अप्रैल 2020, 1 लाख रुपए। इस पे अब आप डेप्रिसिएशन लगाओ, लेकिन अब लगाना है आपने एसएलएम मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी को बोलते हैं हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं इसको, है ना। हमेशा डेप्रिसिएशन लगेगा तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। तो अब बताओ वैल्यू कितनी रह गई? 90,000। तो 1 अप्रैल 2021 इस डेट की वैल्यू आ गई भैया। फिर बताओ क्या करोगे? फिर लगाओगे आप डेप्रिसिएशन। अब फिर किस पे लगाओगे? देखो, 1 लाख का 10% पहली बार लगाया था आपने। अब अगली बार फिर क्या करोगे? फिर वही 1 लाख रुपए के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे। कितना हो गया? 10,000। और वैल्यू कितनी बची? 80,000। 1 अप्रैल 2022। क्या आप लोगों को दोनों मेथड की कैलकुलेशन समझ में आई? एक मेथड में आप हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आप ग्राफ पे ड्राफ्ट करोगे ना, हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आया, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, तो उसका ग्राफ हमेशा कितना बताएगा? मान लो ये है 10, ये है 20, 10,000, 20,000। तो हर साल कितना लगा रहे हो डेप्रिसिएशन? तो क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन। इसका नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं इसको, है ना। इसको डब्ल्यूडीबी मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं इसको। ये बचे हुए बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो आप। हाँ जी बेटा, ये तो हो गए दो बातें।
अब ये और भी आएंगे धीरे धीरे मेथड, मेथड ही बस बदलेंगे, अकाउंटिंग तो सेम रहेगी, जो बता दूंगा एक बार वही एंट्रीज चलेंगी हर साल। अब इसमें एक बात और आती है ये कि कभी कभी भी क्या करते हैं, ये आपको एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट दे देंगे, ओरिजिनल कॉस्ट मान लो 50,000 रुपये दे दी, हमने 50,000 रुपये की एसेट खरीदी, उसने बता दिया स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू उसने बताई यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ। अब मान लो यूजफुल लाइफ दे रखी है 10 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है उसने, एज्यूम करो 10,000 रुपये। इस बात का मतलब क्या है, आपने 50,000 रुपये की एसेट खरीदी, वो चलेगी कितनी, 10 साल चलेगी, और 10 साल के बाद क्या वो कूड़ा हो जाएगी, हम उसे फेंक देंगे, उसे कूड़े में फेंक दें, कहते हैं नहीं, 10 साल बाद भी, यूज करने के बाद भी वो एसेट्स आपकी 10,000 रुपये में बिक जाएगी, ऐसा एस्टिमेशन है। ये क्या है, एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड। और ये यूजफुल लाइफ भी कैसी है, एस्टिमेटेड। तो समझ में आ रही है बात। अब इसमें आपसे कहा जाएगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना चाहिए डेप्रिशिएबल, डेप्रिशिएबल अमाउंट। सर वो कैसे कैलकुलेट होगा, भाई 50,000 रुपये तुमने पॉकेट से आज खर्च किए, उसमें से आपको वापस कितने मिल जाएंगे, 10,000। कब, चाहे भले ही 10 साल बाद वापस तो मिल जाएंगे, तो आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है, 40,000। इसको बोलते हैं क्या चीज़, डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है इसके बेस पे आप निकालोगे डेप्रिसिएशन। सर कैसे, ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है इसको एलोकेट करना है कितने सालों में, 10 सालों में, 10 ईयर्स में। तो इसे 10 ईयर्स से डिवाइड कर दो, तो आपके पास कितना आ गया, 4,000 रुपये हर साल का डेप्रिसिएशन आ गया। पहले साल, पहले 12 महीने 4,000, फिर 4,000, फिर चार, इस तरह से लगेगा डेप्रिसिएशन। ये आप सबकी कॉपी पे नोट हो गया, चले आगे। नोटेड हो गया भाई, ये आप लोगों की कॉपी पे नोटेड होना चाहिए, आपका तो नोट ही नहीं किया, जल्दी करो इसे नोट करो। अरे फोन वगैरह नहीं, जल्दी हाथ चलाया करो, सुबह सुबह नोट करो इसे, पेपर छूट जाएगा। मैं तो देखो, आपको सीधी सी बात, मैं तो साफ बोल देता हूँ मुंह पे, चाहे आपकी क्लास हो, चाहे इंटर वालों की क्लास हो, अगर बच्चा गलत कर रहा है। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर कितने मेथड है, दो मेथड है, मतलब बुक्स में जर्नल एंट्री बनाने के दो मेथड हो गए, कौन कौन से हो गए, एक हो गया नेट कॉस्ट मेथड, दूसरा हो गया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब जैसे, अब आप, लेकिन चलो अगर फोटो खींचोगे भी तो घर में जाके लिख लोगे, या घर में भी, कई बच्चे क्या करते हैं घर में भी नहीं लिखते, फिर वो क्या करते हैं कि ली फोटो क्लिक करी और उसे वो अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में एज इट इज फोल्डर बना के सेव कर लिया, तो वो फिर आपकी लिखने की तो कहीं प्रैक्टिस ही नहीं हुई। तो चलो अगर लिख करोगे कि जल्दी से करो उसे, और फिर मैं अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, एंट्रीज में। अगर आप जब एसेट्स परचेज करते हो, एसेट्स परचेज करते हो, तो परचेज करने की एंट्री क्या होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स को आप डेबिट करो, और कैश को या बैंक को, इसको आप क्रेडिट करो। एसेट्स खरीदने की एंट्री होगी, बड़ी सिंपल सी एंट्री है। फिर आप ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन लगाते हो, कब लगाते हो, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाते हो। तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री, नेट कॉस्ट से जब हम चलेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये होती है भैया एंट्री,
टू एसेट्स अकाउंट। और फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसको पीएनएल से राइट ऑफ कर देंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एंट्री एसेट्स को डेप्रिशिएट करने की होगी भाई, हमने डेप्रिशिएट कर दिया एसेट्स को। भाई समझ में आई ये एंट्री, पहली एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री, दूसरी एंट्री उस डेप्रिसिएशन के खर्चे को क्लोज करने की एंट्री हो गई, इसको क्लोज कर दिया हमने। अब इसके बाद जब हम सेल करेंगे, सेल ऑफ एसेट्स, जब हम एसेट्स को बेच देंगे, भाई यही चीजें होती हैं, एक तो होता है खरीदना, फिर दूसरा क्या होता है डेप्रिशिएट करना, और तीसरा बेच देना। कि भाई बेचेंगे तब क्या करें, उसकी एंट्री क्या होगी, बेचते समय क्या होगी। तो देखो, बेचते समय सबसे पहले कैश या बैंक, मैं ऐसे लिख देता हूँ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये आपके पास बेचने की एंट्री हो गई। अब अगर आपके पास प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो क्या होगा, और लॉस होगा तब क्या होगा। भाई प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, और लॉस होगा तब क्या होगा, है ना। तो प्रॉफिट के केस में एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब भी कभी प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और अगर आपके पास लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बस ये है भाई एंट्री। और ये सब चीजें आपने कहीं ना कहीं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी हैं, ये सारी चीजें। अब ये है कि एंट्रीज के थ्रू आप प्रॉपर तरीके से चल रहे हो सकता है कभी कभी वहां पे क्या होता है, कोई कोई बच्चा कह देता है सर एसेट्स का अकाउंट तो मैंने बनाया था, मैंने तो ऐसे पढ़ा था, परचेज करें तो इधर डेबिट में लिख देंगे, सेल करें तो इधर क्रेडिट में लिख देंगे, प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट को मैं अकाउंट के डेबिट में लिख दूंगा, लॉस हो जाए तो मैं क्रेडिट में लिख दूंगा। कभी कभी ऐसे भी बताते हैं बच्चे, आते हैं बताते हैं, कहते हैं सर एंट्री एंट्री से नहीं, हमने तो इसको वैसे पढ़ लिया था डेप्रिसिएशन को। बेटा आपका फाउंडेशन नहीं, हाँ आज फर्स्ट क्लास है ना आपकी, तो सीए फाउंडेशन और मे अटेम्प्ट है आपका, तो अभी मैंने स्टार्ट ही कराया है डेप्रिसिएशन। ये देखो, ये डेप्रिसिएशन जो है ना, यही लिखा है डेप्रिसिएशन, पढ़ा रखा है ना, पहले कॉमर्स बैकग्राउंड है आपका, तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने, है ना। तो ये मैंने डेप्रिसिएशन के लिए दो पार्ट में डिवाइड कराया, एक तरफ कैलकुलेशन एक तरफ अकाउंटिंग। कैलकुलेशन के दो मेथड बताए हैं, एक डब्ल्यूडीवी और एक एसएलएम, है ना। और एक तरीका ये भी बताया है, कई बार वो क्या करते हैं एसेट्स की आपको ओरिजिनल कॉस्ट दे देते हैं, स्क्रैप वैल्यू दे देते हैं, यूजफुल लाइफ दे देते हैं, उसके बेस पे डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। अब रही बात सीए फाउंडेशन में, तो दो के अलावा भी बहुत सारे मेथड है, कम से कम 8 10 10 11 मेथड बताऊंगा, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे चैप्टर पढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ है इसकी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब डेबिट क्रेडिट, जर्नल एंट्री, देख रहे हो जर्नल एंट्री बन रही है, जर्नल से फिर क्या बनेगा, लेजर। तो वो अकाउंटिंग करने के चाहे मेथड जो मर्जी हो, 10 में से जो मर्जी हो, लेकिन अकाउंटिंग करने के दो ही मेथड है। बुक्स में जर्नल एंट्री बनाने के दो ही मेथड है, फाउंडेशन मतलब 11th में भी 12th में भी, सीए फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, प्रैक्टिकल लाइफ में, दो के अलावा तीसरा नहीं है, दो ही मेथड है जो हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक मेथड कौन सा, नेट कॉस्ट, और दूसरा है ओरिजिनल कॉस्ट। ये बेटा आप एक या तो फोन पे फोटो क्लिक कर लो, बाद में घर में नोट कर लेना इसको। तो मैं इसको आगे चलूँ, मैं ओरिजिनल कॉस्ट की एंट्रीज पे चलूंगा, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ से ये चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट है। अब आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट, हाँ सर ओरिजिनल कॉस्ट से क्या, ओरिजिनल कॉस्ट से भी एसेट्स खरीदोगे तो पहली एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट को डेबिट करो और टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट इसको क्रेडिट कर दो, कैश या बैंक अकाउंट। फिर क्या होगा, ईयर एंड,
अब बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब ईयर एंड पे आपको क्या करना है। सर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ईयर एंड पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन इस तरीके से लगाना है कि एसेट्स की बुक्स में ओरिजिनल कॉस्ट भी बनी रहे, वैल्यू कम ना हो जाए। जैसे एसेट्स खरीदी मान लो 1 लाख की, इस सिस्टम में तुमने 1 लाख की एसेट खरीदी थी पहले वाले में, पहले वाले की बात कर रहा हूँ। तुमने मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदी तो तुमने क्या एंट्री करी होगी, मशीन टू कैश या बैंक, कितने से, 1 लाख से। फिर तुमने जब ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाया, सब बच्चे इधर देखो स्क्रीन पे, क्या एंट्री करी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, मान लो 10,000 रुपए। तो इसकी पोस्टिंग क्या करोगे, बाय डेप्रिसिएशन 10,000। अब बताना ईयर एंड पे वैल्यू कितनी बची, 90,000। ये क्या होगा, इसे बोलते हैं नेट आफ्टर डेप्रिसिएशन। लेकिन अब कौन सा मेथड है, अब आपसे कहा जा रहा है डेप्रिसिएशन भी चार्ज करो, इस तरीके से चार्ज करो, डेप्रिसिएशन भी लग जाए और एसेट्स की वैल्यू में कमी भी ना आए। समझ रहे हैं कि इसे बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो सर अब कैसे लगाएं हम डेप्रिसिएशन। तो भाई एक बात है, मेथड जो होते हैं ना, मेथड कभी कॉन्सेप्ट से ऊपर नहीं होते। मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ, मेथड, तरीके कभी कॉन्सेप्ट से ऊपर नहीं होते। कॉन्सेप्ट ये है कि डेप्रिसिएशन है एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो आपकी बुक्स में डेबिट होके रहेगा, आप दुनिया जान के जो मर्जी मेथड पे चले जाओ। बट ईयर एंड पे आपने एसेट्स को यूज किया है, तो ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन आपका डेफिनेटली डेबिट होगा। ये क्या है, कॉन्सेप्ट टाइप का। तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन अगर वो आपका एक्सपेंस है, तो इसका वाला डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट होगा, डेबिट तो फिक्स है। अब सर क्रेडिट किसे करें, अगर मैं एसेट्स को ही क्रेडिट कर दूं, तो एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाएगी, कम हो जाएगी, नेट हो जाएगी, नेट नहीं होनी, ओरिजिनल ही रखनी है। तो एसेट्स को क्रेडिट मत करो। तो सर फिर क्या करें, फिर आप ये करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मतलब कि जो डेप्रिसिएशन आपका हर साल लग रहा है, उसको इकट्ठा करते जाओ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना। पहले साल 10,000, चलो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया, अगले साल फिर 10,000, मान लो एसएलएम से चल रहे हैं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में और क्रेडिट कर दो 10,000, फिर तीसरे साल में फिर लगा दो डेप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसे 3 सालों में कितना क्रेडिट हो गया, 30,000। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा 3 साल बाद, 30,000 आएगा। 2 साल बाद 20,000, 5 साल बाद 50,000, ऐसे चलेगा। तो इस वाले सिस्टम में दो अकाउंट लगातार चलते हैं। कौन कौन सा है, एक एसेट्स का अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और तीसरा अकाउंट डेप्रिसिएशन। और इस मेथड में नेट कॉस्ट में दो ही अकाउंट चलते हैं, एक एसेट्स और एक डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का अकाउंट आप जानते हैं, अगर एक्सपेंस है तो इसका बैलेंस कोई ना निकलता है, बैलेंस शीट में कोई ना आता है। इसको क्या करते हैं हम, हर साल ईयर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर देते हैं। है ना, करा ना, यहाँ पे भी किया तो यहाँ भी करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ जी बेटा, सबको समझ में आ रही है ये एंट्री। ये डेप्रिसिएशन खर्चा है भाई, उसे राइट ऑफ कर दो, कर दिया। डेप्रिसिएशन लगाया तो डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंट्री हो गई हमारी। अब क्या होगा, अब सर सेल, सेल ऑफ एसेट्स। देखो जब भी कभी आप कोई एसेट्स खरीदते हो, तो एसेट्स को खरीदने में तीन ही तरह की एंट्री सामने आती हैं। पहली, परचेज। कोई भी एसेट है, उसकी एंटरप्राइज में खरीदते समय तो एक ही एंट्री होगी। अब एसेट की, जैसे मान लो हमने ये प्रोजेक्टर खरीदा, तो जिस दिन खरीदा होगा उस दिन एक बार एंट्री कर दी, प्रोजेक्टर हमारी जो है इक्विपमेंट है, उसको डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट कर दिया, या कैश पे किया तो कैश को क्रेडिट कर दिया। अब इसकी लाइफ जो है मान लो 3 साल है, तो पहले साल के आखिर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर दूसरे साल के आखिर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर तीसरे साल के आखिर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मान लो इसकी यूजफुल लाइफ एक्सपायर हो गई और हमने कहा इसको स्क्रैप में बेच दो, तो बेच करके कुछ पैसा आ जाएगा और खत्म, नया प्रोजेक्टर ले आएंगे।
तो एक एसेट्स को अगर तुम मेजरमेंट करो तो उसकी लाइफ में तीन ही तरह की ट्रांजैक्शन नॉर्मली नजर आती हैं। क्या? खरीदना, डेप्रिशिएट करना और फिर उसे डिस्कार्ड कर देना, हटा देना, मतलब सेल कर देना, या यूजलेस हो गया तो हटा दो। ठीक है। तो सेल के समय सर हम क्या एंट्री करेंगे? अब देखो, सेल के समय क्या एंट्री करेंगे? तो सबसे पहला काम, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अच्छा दूसरा नाम एक और भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बात एक ही है, जैसा वो क्वेश्चन में कहे वैसा अकाउंट नाम से खोल देना। अब जब आप सेल करोगे तो सेल के समय इस सिस्टम में ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में, सब बच्चे इधर देखना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई इसमें एक तो एसेट्स का अकाउंट मेंटेन होता है, एसेट्स मतलब कोई मशीन है, फर्नीचर है, जो भी है। दूसरा साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी मेंटेन होता है साथ साथ हर साल। अब जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में, इधर देखो, फर्स्ट ईयर में बताओ एसेट खरीदी 1 लाख की, तो उसमें कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया? 10,000। तो फर्स्ट ईयर एंड पे ये बैलेंस नजर आएंगे। एसेट्स का बैलेंस कितना नजर आएगा? 1 लाख। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000। और नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में जब हम अकाउंट ओपन करेंगे तो दो लेजर में दो अकाउंट ओपन होंगे, एक एसेट्स का और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। एसेट्स का डेबिट बैलेंस आ जाएगा कितना? 1 लाख। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 10,000। समझ में आया? दो अकाउंट मेंटेन होते हैं सिस्टम में। अब सर सेकंड ईयर में क्या होगा? सेकंड ईयर में भाई एसेट को तो देखो हम डेबिट क्रेडिट कुछ कर नहीं रहे, उसकी तो ओरिजिनल कॉस्ट ही बनी हुई है, जब तो नाम मेथड का क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। अरे अकाउंटिंग का मेथड का नाम क्या है हम जो पढ़ रहे हैं इस समय? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो वो हो गया। लेकिन जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अगर मान लो अगले साल फिर 10,000 रुपये और लगा दिया इस पे डेप्रिसिएशन, तो एंट्री क्या करोगे? एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया। पहले ही क्रेडिट बैलेंस चल रहा था 10, 10 और 10 मिलके कितना हो गया? 20। इकट्ठा हो गया, डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता जा रहा है। तो जब सेकेंड ईयर का एंड होके जब थर्ड ईयर की बिगिनिंग होगी, थर्ड ईयर में क्या होगा? एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस तो यही आएगा, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना आएगा? 20,000 आएगा थर्ड ईयर में। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई सबको? ऐसे चलता है इस सिस्टम में अकाउंटिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे दो अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं आपके, एक एसेट्स का भी और एक उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। मतलब ये बैलेंस शीट जब आप पढ़ोगे तो जिस भी डेट की बैलेंस शीट है, मान लो सेकेंड ईयर एंड की है, तो इस बैलेंस शीट को एज ए चार्टेड अकाउंटेंट आपको पढ़ना आना चाहिए। कोई पूछे भाई बताइए आपके पास बुक्स में एसेट्स के रिगार्डिंग क्या बैलेंस है, तो 80,000 मत कह देना, 1 लाख माइनस 20, सारा गलत हो जाएगा। वो तो नेट कॉस्ट में होता है। आप इसमें क्या बोलोगे? आप कहोगे एसेट्स का बैलेंस, मशीन का बैलेंस कितना है हमारी बुक्स में? 1 लाख डेबिट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितना बैलेंस है? 20,000 रुपये क्रेडिट। 20,000 रुपये क्रेडिट। फिर आप ये बताएंगे ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो 20,000 रुपये है, ये डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट करता है ऐसे बैलेंस शीट की जो भी डेट है, 31 मार्च 2025, 26, 27, सेकेंड ईयर में जो भी डेट है, उस डेट तक इस एसेट्स पे इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है। समझ में आ रहा है? पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। कोई बैलेंस शीट सामने रख दे आपके और आपसे कहे कि बताइए, इसको पढ़ के बताइए ये क्या है, कौन सा बैलेंस है, क्या बैलेंस है, एसेट्स के रिगार्डिंग कौन से बैलेंस चल रहे हैं, तो आप इसको पूरा देख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी आप जब ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर कर लोगे इंटर का, तो आपको आर्टिकलशिप पे जाना होगा। मान लो वहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट है, वो जानते हैं आपको बुकिश नॉलेज है, प्रैक्टिकल तो आप जाओगे। उन्होंने कहा क्या पढ़ के आए हो, चलो किस चैप्टर के बारे में, चलो हम आपसे कुछ एसेट डेप्रिसिएशन के बारे में बात करें।
आप मन ही मन खुश हो गए, आपने कहा हाँ, पूछो 11 से पढ़ रखा है, खूब कुछ पढ़ रखा है। उन्होंने ये एक बैलेंस शीट सामने रख दी और आपसे कहा बेटा बस जरा पढ़ करके बताओ इसके बारे में, एसेट्स के बैलेंस क्या हैं, क्या ये बुक्स के बारे में बताओ, ये कैसे क्या कर रहे हैं ये एसेट्स के बैलेंस। ऐसे ही होता है। अब आपने उन्हीं की कंपनी की बैलेंस शीट थी, आपने पढ़ा, अब मान लो उसमें मशीन थी, तो आप कहेंगे भाई मशीन, आप हमारे यहाँ फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई डेप्रिसिएशन ये जो बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है, दो मेथड होते हैं। वो ध्यान से सुनेंगे, अच्छा दो मेथड होते हैं, कौन से? नेट कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट। फिर आप बता सकते हैं यहाँ पर आपके यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट मेंटेन हो रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट में मतलब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन करते हैं। यहाँ पर ये जो 1 लाख रुपए, ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, जब भी कभी हमने खरीदी होगी ये एसेट 1 लाख की खरीदी है। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये आज तक का डेप्रिसिएशन है, हम ये एक्यूमुलेट करते हुए चल रहे हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जब आप ये सारी बातें बताओगे तो पता लग पाएगा। और किसी बच्चे को जब नॉलेज नहीं है, ऐसे ही बस इधर उधर पढ़ा, वो जाके पता है क्या बोलेगा, 80,000 रुपये बैलेंस है एसेट्स का, बात ही खत्म, बस और कुछ बोला ही नहीं। तो फर्क आ गया ना, दोनों स्टेटमेंट में फर्क आ गया, 2 मिनट में पता लग गया ये बंदा पढ़ करके आया है या ऐसे ही रट्टे रट्टे मार के आ गया, उसके कहने में ही पता लग जाएगा। तो चीज़ों को सीखो, समझो, और इंटरप्रिटेशन वगैरह सब चीज़ें आपको समझते हुए चलना है इसमें। बेटा समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ों को आपको समझते हुए चल रहे हैं, कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कुछ नहीं आता हो तो अभी हम करेंगे, पहले ओरिजिनल कॉस्ट ही कराऊंगा अब मैं, इसी की अकाउंटिंग, इसी का एग्जांपल कराऊंगा, एंट्रीज करा दूं, तो फिर मैं उसको कराते हुए चलता हूँ। तो मैं यहाँ पर, चलो अब देखो जरा यहाँ, ये हटा दूं ये जो नीचे लिखा है, या नोट करना है ऐसे? ये नोट करना है या हटा दूं? हटा दूं। तो देखो होता क्या है, जब आप ओरिजिनल कॉस्ट से चल रहे हो तो एसेट्स के दो अकाउंट मेंटेन होगा, एक एसेट का, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अब आप जब एसेट्स को बेच रहे हो, बुक्स में से हटा रहे हो, बुक्स में से एसेट्स को बेच दिया, हटा दिया, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी खत्म कर देना चाहिए। उस एसेट्स के सामने जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उस अकाउंट को भी आपको क्या कर देना चाहिए, राइट ऑफ कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। अब वो कैरी नहीं होना चाहिए, क्यों? एसेट ही नहीं रही तो उसका सामने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखा करके क्या करोगे? अभी मैंने बताया ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एसेट पे इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है। और अब आप जब एसेट को ही बेच रहे हैं, तो बताइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बताइए, कॉन्सेप्ट पहले। होना चाहिए। तो सर अब वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट एट द टाइम ऑफ सेल कैसे क्लोज होगा? क्वेश्चन ये राइज होता है कैसे क्लोज होगा। तो कैसे क्लोज होगा, तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। और किस अकाउंट से क्लोज करें? किसकी जगह खुला था? एसेट्स की जगह। तो एसेट्स को आज जाकर के आप क्रेडिट करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट्स। ये देखो ना, आप नेट कॉस्ट से चलते हो तो डेप्रिसिएशन टू एसेट करते हो, एसेट की जगह पे आपने कौन सा अकाउंट खोला? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो क्लोज भी किससे होगा? उसी से होगा, एसेट्स के अकाउंट से ही हम इसे क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद की तीनों एंट्री सेम है, ये बैंक से सेल की एंट्री और ये वाली एंट्री, ये कॉपी कर लो, ये तीनों एंट्री सेम है। बैंक टू एसेट होगी एंट्री, बेचने की एंट्री, और प्रॉफिट और लॉस की एंट्री एसेट टू पीएनएल। तो मतलब इस सिस्टम के अंदर एक ये एडिशनल एंट्री और आ जाती है सेल के समय, बाकी एंट्री सेम है। एसेट बेचने की एंट्री कोई ना बदल जाएगी। अगर आप कोई एसेट बेचते हैं तो कोई कहे कि भाई बेचने की एंट्री क्या होगी, सोच में पड़े, अरे कुछ नहीं, वही होगी नॉर्मली, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अगर हमने एसेट्स को मान लो 2 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में सेल प्रोसीड वो क्वेश्चन में बताएगा, उससे क्या कर देंगे एंट्री, बैंक टू एसेट। एसेट के बेचने पे कभी भी प्रॉफिट हो जाए, पूरी अकाउंटेंसी में याद रखना, 11 से पढ़ रहे थे अकाउंट्स तब से लेके अब तक भी, और आगे भी, आगे भी, आगे मतलब फाइनल तक भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, हमेशा कभी भी कोई एसेट्स को आप बेचने में प्रॉफिट होता है तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स को आप क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स होता है ना। और अगर बेचने पे लॉस हो तो क्या होगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा।
अभी अकाउंट्स की स्टार्टिंग है आपकी, फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में बहुत जगह एंट्रीज आती रहेंगी, ये तो आती ही रहेंगी। ये एसेट बेच दी, उसमें कभी प्रॉफिट हो गया, कभी लॉस हो गया, कभी प्रॉफिट हो गया, कभी लॉस हो गया। तो जल्दी से बनाने के लिए आप क्या करें, प्रॉफिट हो गया पीएनएल क्रेडिट और जो एसेट पे हुआ है उस एसेट को डेबिट करो, लॉस हो गया पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। हाँ जी बेटा बताइए, सबको यहाँ तक की एंट्रीज क्लियर हो गई हैं तो आगे चलें। ये सबके पास नोटेड भी हो गया, ये आपके पास समझ लो। अब ये हमेशा रखना है आपके पास, हमेशा मतलब देखो, इंटर में जब आप पहुंच जाओगे तो वहाँ का कोर्स सिलेबस अलग है, तो वहाँ कोई नहीं बात करेगा कि आपने फाउंडेशन में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, ये यही टाइम है फाउंडेशन में पढ़ने का कि ये डेप्रिसिएशन को ढंग से पढ़ लिया। वहाँ तो एप्लीकेशन आएगी, यूज़ आएगा, फाइनल में यूज़ आएगा। तो ये कॉपीज़ वगैरह अपनी संभाल के रखना। ये ऐसा नहीं मतलब वैसे नहीं है ना, जैसे 8th स्टैंडर्ड में कोई बच्चा पास हुआ अब 9th में आ गया, 8th की सारी कॉपी किताबें रद्दी वाले को दो, खत्म करो, अब नई किताबें आ गई। 9th पास कर ली तो 10th में आ गए, या तो किसी को दे दी वो किताबें और या फिर उसे रद्दी में भेज दी। तो यहाँ ये काम नहीं करना है आपने, अकाउंट्स की किताबों के साथ तो खास तौर पे। ये जो आपके रजिस्टर बन रहे हैं, जिस भी चीज़ें अपने पास रखना, क्योंकि जैसे जैसे अकाउंट्स बढ़ेगी तो आपको आगे चल के बेसिक चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं कई बार, कि भाई ये एंट्री क्या होगी, वो एंट्री क्या होगी। ठीक है, चलो अब वाक्य शुरू करें इसमें। अब मैं पहले आपको बात कर रहा हूँ ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट से अकाउंटिंग का मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट जो अभी 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 पढ़ा हमने, उस मेथड से अगर हमें क्वेश्चन करना हो तो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मैं ट्रैक बना करके बना रहा हूँ, मतलब आप डेफिनेशन के क्वेश्चन में हमेशा ट्रैक बना लेना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन आता है ना तो उसे ट्रैक बना के करो, कभी भी गलती नहीं होगा, हमेशा सही होगा। और ये ट्रैक क्या सर आईसीएआई मांगता है? नहीं मांगता, ये रफ वर्क है आपका, इसे देख करके भी नीचे अकाउंट्स बनेंगे, वो अकाउंट्स मांगता है। तो ये सर कैसे बनता है? अब जैसे मान लो मेरे सामने कोई क्वेश्चन है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है 1 अप्रैल 2022, साल की स्टार्टिंग है। यहाँ पर क्या किया, कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है या एक्स वाई जेड जो भी एंटरप्राइज है, उसने फर्स्ट मशीन परचेज की है। फर्स्ट मशीन परचेज रुपीज 50,000, 50,000 रुपए की उसने एक मशीन खरीदी। फिर आगे लिखा है सेकंड मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 में उसने सेकंड मशीन परचेज की, सेकंड मशीन परचेज। साथ साथ नोट कर रहे हो ना इसे? नहीं फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, ये भी आप भी अपने यहाँ ट्रैक ये नोट करो, क्योंकि ये अभी स्क्रीन हट जाएगी यहाँ से, यहाँ पे तो क्या आ जाएंगे, अकाउंट्स आ जाएंगे, तो आपकी कॉपी पे नोटेड हो। तो 1 जुलाई 2022 सेकंड मशीन परचेज रुपीज 80,000। 1 जनवरी 2023 थर्ड मशीन परचेज रुपीज 1 लाख। और ये कौन सी डेट आ गई? ये आ गई 31 मार्च, 31 मार्च 2023। और इस डेट पर क्या होगा सर? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? मान लो 10% पर एनम। सर कौन सा मेथड है कैलकुलेट करने का? एसएलएम है। अभी बताया था ना कैलकुलेट के दो मेथड होते हैं, तो कैलकुलेट किस पे होगा? एसएलएम पे। बट डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग किससे होगी? ओरिजिनल कॉस्ट से होगी। ओरिजिनल कॉस्ट में कौन कौन से अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं? तो उसमें आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, अभी वैसे सेकेंड ईयर के भी मैं ट्रांजैक्शन लिख दूं फिर बताता हूँ। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ सर? सेकेंड ईयर के अंदर यहाँ पर जाके 1 अगस्त 2023
सेकंड मशीन, सेकंड मशीन सोल्ड, ये वाली जो सेकंड मशीन थी 80,000 की जो हमने खरीदी थी, ये 1 अगस्त में, 1 अगस्त 23 में हमने इसे बेच दिया। सर कितने रुपए में? फर्स्ट सेकंड मशीन सोल्ड फॉर ₹70,000, 70,000 रुपये में हमने इस मशीन को बेचा। ठीक है, चलो अब इसके बाद है 1 अक्टूबर 2023, फोर्थ मशीन परचेज ₹50,000। और फिर इसके बाद 31 मार्च 2024, इस दिन लगेगा डेप्रिसिएशन। तो आपको 2 साल के अकाउंट्स बनाने हैं। समझ में आ गया भाई? 2 साल के अकाउंट्स बनाने हैं आपको। सर कौन कौन से? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, थर्ड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट्स आपको बनाने हैं इसमें भाई। चले आगे, अगर यहां तक नोट कर लिया है सबने तो। मैं भी अपने पास अरेंज कर लूं बार बार, वरना ऊपर आना पड़ेगा ना शीट पे। तो चलो भाई, अब देखो, मैं इसमें बना रहा हूँ मशीनरी अकाउंट, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी का अकाउंट, इसके साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और तीसरा, मशीनरी के साथ साथ हम एक और अकाउंट कौन सा बनाते हुए चल रहे हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 2 सालों के अकाउंट्स हमें बनाने हैं, ये 3 अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, ये इसका डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। हाँ भाई, अब सबसे पहले, अब आप एक काम करना, इसे बाद में फोटो क्लिक कर लेना, पूरा फोकस करो सीखने पे। चलना कैसे है, कैसे एंट्रीज से पोस्ट करना है, अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस कैसे निकालने हैं, क्या क्या एंट्रीज करनी है, ये सब चीजें सीखनी है। जैसे फिर घर जाकर के प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से फोन में फोटो क्लिक कर लेना, घर जाकर अपने आप करना इस क्वेश्चन को, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, यहाँ सीखने को भी मिल जाएगा। अब पता लगा कोई बच्चा 7 साल लिख रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है सीखने में, तो पता लगा सिर्फ नोटिंग में चला गया उसका सारा टाइम। तो यहाँ फोकस करो सीखने पे।
घर जाकर के इसी चीज की दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पे अभी फोन में फोटो क्लिक कर लेना, आपके पास आंसर भी आ जाएगा। तो सारी चीजें हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी का यूज भी हो जाएगा, नए सिस्टम से तुम्हारी अकाउंटिंग होगी, टाइम का यूटिलाइजेशन होगा, घर में प्रैक्टिस भी होगी, सारे काम बढ़िया। चलो अब देखो जरा यहाँ, सबसे पहले उस ट्रैक सामने रख लो बस आप, तो अपना वो ट्रैक और वो जो एंट्रीज हैं, वो आपको एंट्रीज वैसे अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो एंट्रीज सामने रखो, क्योंकि उस एंट्रीज के थ्रू चलोगे, और ट्रैक आपके सामने वो नोटेड हो। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2022 फर्स्ट मशीन परचेज की है, कितने की परचेज की है, ये परचेज की है 50,000 की। तो यहाँ पर एंट्री होगी मशीन टू बैंक, मैं मान लो बैंक से कर रहा हूँ सारी एंट्री। तो 1 अप्रैल 2022 मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिर्फ लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं, उससे ही बनते चले जाएंगे अकाउंट्स। 50,000 रुपये से ये एंट्री हो गई। ये एंट्री हो गई, तो एग्जाम में आप वहां पर जहां रफली ट्रैक बनाओगे, तो ऐसे कट लगा दो, पता लग जाएगा ट्रैक पे कहाँ तक चल पड़े हम, क्या क्या काम हो गए, अब अगला काम कौन सा है, यहीं से दिख रहा है, देखो ट्रैक से देख करके से क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है अगला काम क्या होगा। सब 1 जुलाई में फिर परचेज की एंट्री करोगे, बस उसकी पोस्टिंग कर देना। तो अकाउंट्स आसान है, उसे आसान सिंपल वे में ही समझो, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो 1 जुलाई 2022 मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, आप इसके विद इन ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट, इसके विद इन ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं सेकंड। और सेकंड मशीन कितने की खरीदी, 80,000 रुपए की, ये लो भाई 80,000 रुपए की सेकंड मशीन हो गई, और मैंने ऊपर ट्रैक से कट लगा दिया। अब उसके बाद क्या है सर, फिर थर्ड मशीन खरीदने की एंट्री है 1 जनवरी में। 1 जनवरी में हमने एक मशीन और खरीदी, काम बढ़ रहा है, धीरे धीरे काम स्टार्ट किया है, काम बढ़ रहा है, नई नई मशीनें खरीदने। तो टू बैंक अकाउंट थर्ड मशीन परचेज की है, कितने की खरीदी है, 1 लाख रुपए की। बस ये खरीदने की एंट्रीज हो गई पूरी कंप्लीट, ये हो गया यहाँ तक। अब ईयर एंड पे क्या होगा सर, डेप्रिसिएशन लगेगा। अब आपको ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन लगेगा तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, यही होती है। तो 31 मार्च 2023 डेप्रिसिएशन के अकाउंट में टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसमें आपको फर्स्ट मशीन पे कितना, सेकंड पे कितना, थर्ड पे कितना, कैलकुलेट भी करना है। तो सर फर्स्ट मशीन कितने की थी, 50,000, ये ओरिजिनल कॉस्ट से पता लग रहा है। दूसरी 80,000, और थर्ड 1 लाख रुपए की। इसके ऊपर कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है, तो 10% है, एसएलएम से है, तो पहले साल तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी हो तो 10% ही लगाएंगे। तो 10/100, 10/100, 10/100। बताओ पहली मशीन अब डेप्रिसिएशन लगता है कितने टाइम पीरियड आपने यूज किया, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बट कितने समय का डेप्रिसिएशन लगेगा, बताओ कितने समय का लगेगा, जितने टाइम पीरियड, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जितने टाइम पीरियड हमने एसेट्स को यूज किया। अरे भाई एसेट को अगर तुमने 2 महीने यूज किया, साल भर का लगा दोगे क्या डेप्रिसिएशन, खर्चा साल भर का दिखाओगे, नहीं सर 2 महीने का दिखाएंगे। एसेट को यूज किया 10 महीने, कितने महीने का लगाओगे डेप्रिसिएशन, 10 महीने का। तो वैसे ही मुझे यहाँ बताना, जो एसेट्स आपने, पहली वाली एसेट्स की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट की, फर्स्ट एसेट्स डेट ऑफ परचेज से कब हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ईयर एंड पे। बोलो कितने टाइम पीरियड यूज किया है, पूरे 12 महीने, 12 मंथ्स। तो सर इस पे डेप्रिसिएशन 12 मंथ्स का लगेगा। हाँ जी बेटा, बात समझ में आ रही है सबको। अच्छा, जो 1 जुलाई में हमने एसेट खरीदी उसको भी 31 मार्च पे डेप्रिशिएट करेंगे, बोलो कितने टाइम पीरियड का, काउंट करो, 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स का। अब जो थर्ड मशीन खरीदी है 1 जनवरी में, इसको हमने कब तक यूज किया सर, ये भी 31 मार्च पे हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, कितने टाइम पीरियड का, 3 मंथ्स का। क्या ये बात आप सबको समझ में आई अच्छी तरह। चलो तो अब इसमें
हम सर इसको यूज कैसे करें? तो देखो पहले वाले पे 12 महीने तो 12/12 करोगे, कोई फायदा नहीं, वो इतना ही रहने दो। दूसरे वाले में 9/12 और तीसरे पे 3/12। तो ये अब आप जरा मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि कितना कितना आया डेप्रिसिएशन। 5,000, 5,000, 6,000, ओके, और 2,500। अच्छा भाई, सभी कैलकुलेट करना, गलत वलत ना हो, कहीं किसी का गलत भी आ जाता है फिर बाद में पता लगता है कि गलत था। तो आप इन तीनों का टोटल लगाओ, बोलो कितना आ गया। 6 और 5 11 और 2 13,500। तो 13,500 रुपये टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। और ये टोटल डेप्रिसिएशन 13,500 रुपये, ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी डेबिट होगा। 13,500। क्या ये बात सबको समझ में आई? 13,500 रुपये। अब बताओ अगला काम क्या होगा, नेक्स्ट वर्क क्या होगा? अब जब अपने आप करोगे तो ऐसे अटक जाओगे, रुक जाओगे, फिर सोच में पड़ जाओगे अब अगला क्या करें। तो आपको जर्नल एंट्री हेल्प करेंगी। आपको देखो ईयर एंड पे लिखवाया है, देखो देखो क्या लिखवाया है, देख के बताओ। कोई बच्चा देखता हूँ कोई बताता है या नहीं। क्या करें अब अगले? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ईयर एंड पे इस डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्लोज करोगे। किसको? ये जो डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। तो सर 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 13,500। 13,500 रुपये ये रहेगा। ये हो गया। अब ये एक ही अमाउंट है तो यहीं पे आप डबल लाइन लगा के क्लोज कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब बात करते हैं मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इनका क्या करें? इनके बैलेंस निकालो, बैलेंस शीट में चले जाएंगे, ट्रायल में जाएंगे, ट्रायल से बैलेंस में चले जाएंगे। पढ़ते थे ना आप सभी कॉमर्स बैकग्राउंड से, कोई नॉन कॉमर्स से तो है नहीं। तो आप सब समझते हैं कि सर अकाउंट बना लिया, फिर ईयर एंड पे इनके बैलेंस निकलते हैं, बैलेंस को ट्रायल में ले जाते हैं और ट्रायल से बैलेंस शीट में प्रोसेस करते हैं। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, हमें कोई बैलेंस शीट तक नहीं, हमें सिर्फ बैलेंस निकालना है। तो इसका बैलेंस निकाल देते हैं। तो बैलेंस कैसे निकाले जाएंगे? अब एग्जाम में एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, बड़ा सा क्वेश्चन है, दो है, लंबे अकाउंट बना रहे हैं, तो वहां पे एक शीट पे मशीनरी अकाउंट बना लेना, दूसरी शीट पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और तीसरे पे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो 2-4 लाइनों का ही बनता है, बट इन दोनों के लिए एक एक शीट पूरी यूज करना, उसमें कोई वो नहीं। क्योंकि एक ही शीट पे बच्चा गलती क्या करता है, अपना बेकार का टाइम लगाता है। वो एक शीट मिली जैसे पेपर में, सर यहीं पे मशीनरी अकाउंट, यहीं पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर जब चलते गए तो पता लगा यहाँ तो स्पेस कम पड़ गई, फिर फंस गए, फिर उसी में पता नहीं क्या क्या छोटे छोटे लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर ऐसे यहाँ भी स्पेस कम पड़ गई। तो ऐसा काम ही क्यों करें? सर अगर हमारा पेज खाली चला जाएगा तो उसके मार्क्स नहीं कटते, ओवर राइटिंग कटिंग करते हो तो फिर उसके मार्क्स कटते हैं। तो अब आप देख लो आपके हाथ में, आप कैसे करोगे। तो ये चीज़ें भी हमारे बताने की होती हैं, समझाने की होती हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जा करके बच्चा वहाँ ये गड़बड़ ना करे। चलो अब मशीनरी अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस 31 मार्च 2023 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सर इनके बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस जैसे निकालते आए हैं आज तक वैसे ही, हाँ आमने सामने। ये टोटल आ गया कितना? 2,30,000। यही टोटल यहाँ पे 2,30,000। और अलग अलग लिखना जरूरी है, फर्स्ट का कितना? 50,000, सेकंड का कितना? 80,000 और थर्ड का 1,00,000। ओरिजिनल कॉस्ट में मेंटेन हो रहे हैं, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट वाले बैलेंस आ गए। अब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर में किस तरफ लिखते हैं? अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड हो गई डेबिट साइड। 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट का बैलेंस कितना? 50, 80,000 और 1,00,000। और इन सब का टोटल 2,30,000। ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें? ये अकाउंट का हो गया बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। सेम काम किसके साथ करना है?
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ भी यही करना है। तो 31 मार्च 2023 टू बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट सेकंड थर्ड, आमने सामने सेम लाइन पे टोटल 13,500, 13,500। बट वो ये है कि बस इसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, कितना कितना, फर्स्ट का कितना 5,000, 6,000 और 2,500। तो इन तीनों का टोटल कितना हो गया 13,500। इसको अपोजिट साइड 1 अप्रैल 2023 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट सेकंड थर्ड, 5,000, 6,000 और 2,500, टोटल हो गया 13,500। अब आप देखो आपका फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स हो गए क्लोज। फर्स्ट ईयर क्लोज, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताएं मुझे। मैंने फर्स्ट ईयर के देखो सारे अकाउंट्स बना रखे हैं इस समय स्क्रीन पे। ये आपका मशीनरी अकाउंट, इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और नीचे ये डेप्रिसिएशन अकाउंट। सारे अकाउंट आ गए आपके पास। चले अब आगे सेकेंड ईयर में। अब चलते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या करना है आप ही लोग देखो, ट्रैक के हिसाब से साफ पता लग रहा है क्या है, सेल की ट्रांजैक्शन है। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है भाई, सेल हो रही है। सेल कितने रुपए की है, 70,000 रुपए की। चलो भाई, अब 70,000 रुपए की जो सेल की है, किसके लिए वर्किंग करनी है हमें, आप लोग बताएंगे कि सेल के समय क्या होता है, कुछ आइडिया, फिर मैं भी कराऊंगा। वेरी गुड। सेल के समय, क्योंकि जब आपने सेल की है तो कुछ टाइम यूज किया ना उसे, जिस साल में आपने बेचा तो यूज करके बेचा है, तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। वेरी गुड, डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। फिर जो उसकी, हाँ, 70,000 रुपए की सेल की एंट्री भी करेंगे। एक एंट्री और होगी, देखो देखो एंट्रीज में देखो, देखो एक एंट्री और लिखवाई है मैंने। हाँ, वो भी होगी। तो मैं एक है ना इसके लिए, क्योंकि सेल की एंट्री के समय बच्चे करते हैं गड़बड़, किसी की सही हो जाती है एंट्री, किसी की गलत होती है। ये चैप्टर जैसे 6-8 नंबर में मान लो एग्जाम में आता है, ऐसे ही यही क्वेश्चन आ गया मान लो, तो गलती होने के चांस पता है सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कौन सी है, सेल वाली ट्रांजैक्शन में गलतियां करने के चांस होते हैं। तो मैं यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ भाई, ये करना फिर ये करना फिर ये, आप उससे पूरा चैप्टर कर लेना, तो आपको पता लगेगा हाँ यही स्टेप्स होते हैं और यही फॉलो करना है। सबसे पहला काम, सेल के समय, मतलब मैं क्या चीज बता रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट्स आप क्या करेंगे, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन की वर्किंग करेंगे। और इफ एनी, सर ये क्या लिख दिया, इफ एनी क्यों लिख दिया, मैंने लिखा है कि अगर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा तो लगाओ वरना मत लगाओ। सर नहीं लगेगा क्या, हाँ ऐसा हो सकता है, साल के पहले दिन ही बेच दी, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया पहले दिन बेच दिया, आपने कहा सर नहीं नहीं आपने बताया था करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, अब हम कैसे लगाएं क्या करें, तो भाई वो इफ एनी वर्ड भी लिखवाया है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि आपको अगर करंट ईयर के अंदर अगर कुछ टाइम पीरियड हमने यूज किया है एसेट और यूज करके बेचा है, तो फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा लगेगा, कैलकुलेट भी होगा, एंट्री भी होगी। सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे एंट्रीज तो वो लिखवाई हुई है, एंट्री दोबारा नहीं लिखवा रहा, करना क्या है आपको, सेल ऑफ एसेट्स उसकी एंट्री पास करो, जो लिखवाई है बैंक टू एसेट्स।
मतलब जो एंट्रीज लिखवाई है सेल ऑफ एसेट्स की, और कौन सी लिखवाई है? अगर ओरिजिनल कॉस्ट से चल रहे हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन, और सेल ऑफ एसेट की दो एंट्री है ना ऊपर की, देख लो आप। पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, और दूसरी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। वो अपनी एंट्रीज करो सेल ऑफ एसेट्स की, पोस्टिंग करो। थर्ड नंबर पे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और कहां पर? इन वर्किंग नोट्स, जिसके मार्क्स होते हैं। बच्चा कैलकुलेटर पे ही कर देता है, यही कर दिया सर, आसान था, यही कर दिया हमने, तो वो आपको दिखाना है वर्किंग नोट में। फोर्थ नंबर पे एंट्री फॉर प्रॉफिट और लॉस, इस ऑर्डर में चलना है आपको। यहाँ समझ में आया? सेल ऑफ एसेट्स के केस में वो दोनों एंट्री होंगी, यहाँ प्रॉफिट लॉस की, इसके बीच में कैलकुलेशन होगी, उससे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो कहने के लिए ये सेल ऑफ एसेट एक ट्रांजेक्शन है, बट ये सारी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। अब बच्चे के माइंड में क्या चल रहा होता है? सेल ऑफ एसेट ही तो है, बैंक टू एसेट कर देंगे, बस हो गया। तो वो शॉर्टकट, वो माइंड से हटाओ। इसको देखा तो बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सेल ही तो है, एक एंट्री होती है बैंक टू एसेट, एसेट में बाय बैंक, खत्म करो बस, प्रॉफिट वॉफिट निकाल लो, कैलकुलेटर पे लिख के खत्म करो। अरे भाई भाई, अभी करोगे तो पता लगेगा। तो फिर इसी वजह से मार्क्स कटते हैं। और रही बात एंट्रीज के थ्रू भी नहीं चलते, तो वहीं गड़बड़ होती है बच्चों को, वो इधर सेल की एंट्री, उधर प्रॉफिट की एंट्री, इधर लॉस की एंट्री, पता नहीं क्या क्या। आप अपनी जर्नल एंट्री के थ्रू चलेंगे। अब चलो, सबसे पहले क्या इस क्वेश्चन में, अब समझ में आ गए सारे स्टेप्स? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इस क्वेश्चन में सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर के एंट्री होगी या नहीं होगी? होगी। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन की एंट्री लिखी तो ये आपके पास, अब देखो यहाँ आकर के घूम गए एकदम। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है, एंट्री देखो, जल्दी से देखो। आपके पास जो एंट्री लिखवाई है ओरिजिनल कॉस्ट में, जल्दी से देख करके बोलो। है? ऐसे नहीं, सीधे है क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये कौन सी डेट पर लगेगा डेप्रिसिएशन? सब बच्चे देख करके बताओ, कब बेची है ये ट्रांजेक्शन, ये कब बेची है हमने एसेट? 2023। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में 1 अगस्त 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बताओ कौन सी एसेट बेची है? सेकंड, आप कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो? तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा डेप्रिसिएशन। सेकंड एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट तो बताओ कितनी थी? 80,000। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगना है? 10%। कितने टाइम पीरियड का? क्या ये कितने टाइम पीरियड करंट ईयर में यूज हुई? काउंट करो। 8 महीने। 8 महीने बता रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं करंट ईयर के अंदर 8 महीने यूज हो गई। कुछ 5 भी कह रहे हैं, कोई 8 कह रहा है, 4 भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं 4 महीने। देख लो, ये हालत है। आईसीआई क्यों ना दे आपको ये क्वेश्चन? देना चाहिए उन्हें। देख रहे हो कि क्लास में 8 महीने, कितने कितने 8 महीने बताए, 5 भी बताए, 4 भी बताए, तो हो सकता है इन तीन में से किसी एक का सही हो या तीनों गलत हो। इसीलिए वो देते हैं, कहते हैं कि ये गड़बड़ करते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, यहाँ देखो 31 मार्च से 1 अगस्त में एसेट को बेच दिया। 1 अगस्त में एसेट को बेचा तो कब तक लगेगा? जुलाई तक। 1 अगस्त में तो बेच ही दिया,
तो अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने हो गए, तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना है, करंट ईयर में कितने टाइम पीरियड हमने इसे यूज किया, 4 मंथ्स। तो सीधी सी बात है 4 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो इंटू 4/12 करो, इसे सॉल्व करो। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया। कितना आया? 2667 कर दूं, 6, क्योंकि तुम्हारा आ रहा होगा 2666.66 ऐसे आ रहा होगा, तो मैं इसे 67 कर देता हूँ, राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो अब ये 2667 यहाँ भी आएगा। तो पहला स्टेप तो हमारा हो गया खत्म, कौन सा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया और उसकी एंट्री भी हो गई। अब दूसरा क्या है सर, वो दो एंट्रीज जो मैंने आपको लिखवाई हुई हैं, बोलो कौन कौन सी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीन, सिर्फ एक पर फोकस करो, एक ही एंट्री पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, और जिस दिन बेचा उस दिन, तो 1 अगस्त 2023। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और मशीन अकाउंट में 1 अगस्त 2023 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या इसका अमाउंट बताएंगे आप में से कोई बच्चे, कितने रुपए से ये एंट्री होगी, अब देखना है मुझे। 2667, कुछ बच्चे कह रहे हैं 2667। 2667, 8667, कुछ बच्चे 8667 भी कह रहे हैं। कुछ बच्चे सोच में ही पड़े हैं, कह रहे हैं कोई ना कोई तो बता ही देगा, हमें क्या सोचना। तो फिर गलत कर रहे हो, थोड़ा माइंड पे प्रेशर डालो और माइंड का यूज करो। जितना माइंड पे प्रेशर डालोगे शार्प होगा उतना माइंड। जो बच्चे नहीं सोच रहे कुछ भी, अब सुनो, इसमें जो आपने एंट्री लिखी है ना, जो एंट्री आपने ये लिखी है, उसके विद इन ब्रैकेट में लिख लो। वैसे तो पता होना चाहिए लेकिन फिर भी लिख लो, with the amount of total depreciation, with the amount of total depreciation। ये जो एंट्री लिखी है ना आपने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन टू एसेट्स, सेल के समय की, उस एंट्री के विद इन ब्रैकेट में वहां लिख लेना विद द अमाउंट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन। और ये जो टोटल डेप्रिसिएशन का मतलब है, टोटल का मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। अब बोलो, परचेज की डेट से सेल की डेट तक कितना डेप्रिसिएशन लगा, वही तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आ रहा होगा, उसे हटाना है। तो सर अब इधर देखना, सब बच्चे इधर देखो, मैं आपको क्लियर करा देता हूँ कितना डेप्रिसिएशन इसमें लगा होगा। देखो, सेकंड मशीन बेची है ना आपने, तो सेकंड मशीन पे लास्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगा था, 6000। वैसे वो यहाँ भी आ रहा है, हमारा ओपनिंग बैलेंस में भी आ रहा है 6000। और उसी एसेट पे अभी कितना और लगा, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 8667, 8667। ये इसका करेक्ट आंसर है। कैसे आया, 6000 पिछले साल लगा था और 2667 रुपये इस साल अब लगा, ये हो गया टोटल। तो आपके पास मशीन अकाउंट में भी इसे पोस्ट करो 8667। मुझे बताएं क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ सेल के समय का। अब सेल के समय एक एंट्री और भी होती है, कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो वो एंट्री भी कर दो बाय बैंक अकाउंट। कौन सी एसेट बेची है हमने, सेकंड, और कितने रुपए में बेची है, 70,000 में। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम क्लियर। अब आपको बनाना है वर्किंग नोट, मैंने आपको लिखवाया है कि वर्किंग नोट में आप पहले कैलकुलेट करोगे कि प्रॉफिट हुआ
या लॉस हुआ। वैसे आप लोग बता सकते हैं, 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इस एसेट्स पे। लॉस कितने का? कुछ बच्चों का आंसर आ गया है भाई, कह रहे हैं लॉस हुआ है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। है 1333 रुपए का लॉस हो गया। 1333 रुपए का लॉस बता रहे हैं कुछ बच्चे। और ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कोई जवाब नहीं आ रहा। चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ, बताता हूँ आपको कि भाई इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। वर्किंग नोट तो बनाना ही है वैसे भी हमें, लेकिन आपने हाँ निकाल रखा है 1333 का लॉस निकाला है आप लोगों ने। सबका यही आ रहा है, कितने बच्चों का आ रहा है ये लॉस? अच्छा जी, बाकी सबका? हम्म, कुछ नहीं आया अभी लो प्रॉफिट लॉस। ये देखो, अब ध्यान से सीखते जाओ, इसीलिए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आप हेडिंग डालेंगे किस चीज की? कैलकुलेशन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बहुत आसान तरीका है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही पूरे चैप्टर में हमेशा फॉलो करना। क्या? जिस एसेट्स को बेचा, सबसे पहले आप ढूंढो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब खरीदा कितने में था? 80,000 में। ठीक है, अब इसमें से माइनस करो, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब जिस एसेट को बेचा है, डेट ऑफ सेल तक उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा। ये अभी हमने निकाला ही था, 8,667। तो 8,667 का हमारा डेप्रिसिएशन भी लग चुका है। तो माइनस करो 71,333। इसको बोलते हैं हम बुक वैल्यू। ये क्या है आपकी बुक वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सेल। बुक वैल्यू कौन से दिन की? 1 अगस्त 2023। या आपकी बुक्स में वैल्यू इतनी है इसकी। अब इसको आप हमेशा कंपेयर करोगे किससे? लेस सेल प्रोसीड्स। भाई 71,333 रुपए की बुक वैल्यू की चीज तुमने कितने में बेची? बेची कितने में देखो? 70,000 में। तो अब आप देख लो भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो साफ साफ पता लग रहा है लॉस हो गया। ज्यादा वैल्यू की चीज थी 71,333 की, तो कितने का लॉस हुआ? ये हो गया लॉस, हो गया आपको। ये क्या कहलाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब इसमें बताइए कोई दिक्कत किसी को? अब इसकी एंट्री करनी है, एंट्री बोलो क्या होगी। लिखवाई हुई है सब, देखनी पड़ रही है, एंट्री भी देखनी पड़ रही है। अभी अभी तो समझाई थी। लॉस के लिए कुछ बताया था, पीएनएल को हमेशा डेबिट करो लॉस हो रहा है तो, टू एसेट्स अकाउंट, पीएनएल टू मशीन। अगर प्रॉफिट हो जाए तो पीएनएल क्रेडिट होगा और एसेट डेबिट। ये पूरा समझाया था अभी आपको एंट्रीज के समय। तो यहाँ पर आपके पास लॉस हो गया, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो एसेट्स के अकाउंट में
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस 1333। इसमें मुझे बताएं कोई दिक्कत किसी को? एकदम क्लियर। अब एक बात और देखना, कैलकुलेटर पे सब बच्चे कैलकुलेटर निकालो, उसमें लिखो 8667, 8667, उसमें ऐड करो 70,000, उसमें ऐड करो 1333। कितना आया? 80,000। तो आप ये देखो, अगर जब आप एसेट्स को बेच देते हैं तो मशीन के अकाउंट में देखो, जिस एसेट को बेचा उसकी वैल्यू कितनी चल रही थी? 80। वो 80,000 क्रेडिट भी हो जाती है, बाहर हो जाती है, वैल्यू बाहर हो जाती है जब बेचोगे तो। डेबिट तो वैसे तीन एसेट्स हैं, एक 50 की भी है, 80 की भी है, 1 लाख की भी है, कौन सी बेची है? तो सेकंड की कितनी कॉस्ट थी डेबिट जो चल रही है? 80। तो उसे बेचोगे भी तो बेचने के समय 80,000 ही क्या होगा? क्रेडिट होकर के वैल्यू बाहर हो जाएगी। अब याद रहेगा ये पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर भी इंस्टीट्यूट बच्चों को क्वेश्चन देता है। अगर इस पॉइंट का क्या रेलिवेंस है, ये जो अभी मैंने बताया सुनो। अगर मैं आपसे कहता हूं आपको अकाउंट बनाना है 2025 का, 25-26 का, 1 अप्रैल 25 से 26, लेकिन इंस्टीट्यूट ने आपको क्वेश्चन ड्राफ्ट किया कि हमने एक एसेट 2018 में खरीदी थी, फिर 19 में भी खरीदी, फिर 20 में भी खरीदी, फिर 21 में भी खरीदी। कितनी हो गई? 4 हो गई। 18, 19, 20, 21। फिर 22 में आकर के हमने कोई 2019 वाली या 20 वाली कोई मशीन बेच दी, मान लो 19 वाली बेच दी। फिर आगे 2024 में हमने 2020 वाली भी बेच दी, और आपसे कहेगा 2025 के अकाउंट बनाओ। अब बताओ कौन सी एसेट? सबसे पहले तो तुम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। अब जिसको कोई नॉलेज नहीं है बच्चे को, तो वह हर एसेट की कैलकुलेशन करेगा। वो कहेगा पहली एसेट पे हमने 2018 में खरीदी थी, फिर उस पे पहले साल का क्योंकि 2025 की डब्ल्यूडीवी लानी पड़ेगी, तभी तो करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2018 में जो खरीदी उस पे भी डेप्रिएशन लगाते 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 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 की वैल्यू लाओगे। फिर क्या करेगा? 2018 के बाद 19 की वैल्यू पे चलेगा, जबकि 19 वाली तो बेच दी, उसका कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू ही बाहर हो जाती है, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन में आएगी नहीं, उसका कुछ नहीं करना था। तो इंस्टीट्यूट ने तो काम आसान करके दिया था, बच्चे ने अपनी नॉलेज के हिसाब से खुद ही अपने लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर ली। तो जो एसेट बेच दी उसकी वैल्यू अगर बुक्स में से बाहर हो जाती है, और कभी आपको इस तरह का डेटा दे वो कि पास्ट की इतनी मशीन्स थी और अब करंट ईयर का अकाउंट बनाओ, तो आपको जो एसेट खरीदी भी और जो बेच भी दी उसका कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसकी वैल्यू बाहर हो गई, बैलेंस ब्रॉट डाउन में बचेगी नहीं। अब बताइए क्या समझ में आया? तो इस पे भी 10 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट दे चुका है, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर। अब जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है, होने को उनका भी सही हो जाएगा, लेकिन वो कितना टाइम कंज्यूम पहले करेंगे, ऐड करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर कहेंगे सेल कर दी, प्रॉफिट लॉस हुआ होगा। अरे कुछ नहीं करना, उस कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो अगर बेच दी तो बेचने के बाद मैंने आपको देखो यहाँ पर रुक करके क्या चेक करा रहा हूँ, उसकी वैल्यू बुक से बाहर हो जाती है। बट अगर नॉलेज नहीं होगी तो बंदा क्या करेगा? सब कुछ करेगा कैलकुलेट, इस पे प्रॉफिट भी हुआ, इस पे लॉस भी हुआ, तो भाई हुआ, लेकिन अब तुम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या लिखोगे? नहीं नहीं वो आएगा नहीं, तो फिर तुमने तो टाइम वेस्ट कर दिया अपना वहाँ। तो इंस्टीट्यूट भी चाहता ही यही था कि टाइम वेस्ट करेंगे, जिनको नॉलेज नहीं है, पेपर छूटेगा अपने आप इनका। तो कितना इम्पैक्ट पड़ जाता है, पता लगा एक क्वेश्चन की वजह से 2 क्वेश्चन पे इम्पैक्ट पड़ गया, एक डाटा की वजह से। अब याद रहेगा, ये समझ में आ गया ना सबको? चलो अब देखो जरा आगे नेक्स्ट। अब बोलो हम कहाँ तक पहुंच गए भाई? सेल की एंट्री पूरी तरह कंप्लीट हो गई। यस, ये सेल की एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब वापस आ जाओ, 1 अक्टूबर में क्या किया आपने? 1 अक्टूबर में 50,000 की फोर्थ मशीन खरीदी। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2023 टू बैंक अकाउंट, फोर्थ मशीन, बोलो कितने की खरीदी है? 50,000।
ये एंट्री भी हो गई। अब क्या होगा, अब ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाओ, तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री 31 मार्च 2024, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में 31 मार्च 2024 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मुझे बताओ कौन कौन सी एसेट्स पे लगेगा, चार एसेट्स की बात की जा रही है, कौन कौन सी एसेट्स पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्स्ट पे, सेकंड तो बिक गई, उस पे तो रहेगा नहीं, थर्ड पर और फोर्थ पे। अब ये बताओ आप मुझे, डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगा रहे हो, एसएलएम या डब्ल्यू एसएलएम, तो उसमें कब लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो आप फर्स्ट एसेट, थर्ड एसेट्स और फोर्थ एसेट्स, इनकी ओरिजिनल कॉस्ट देख करके बताओ कितनी है। ये देखो मशीन अकाउंट से पता लग जाता है, फर्स्ट की तो 50,000 है, थर्ड की 1 लाख, और फोर्थ 50,000। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो ये आ गया। अब इन पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगना है, फर्स्ट एसेट्स पे बताओ कितने टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन लगेगा, पूरे साल का, पूरे 12 महीने का, कितना आ गया है, 5,000। सेकंड एसेट्स पे बताओ कितने टाइम पीरियड का लगेगा, सेकंड, सेकंड पे वो तो सर है ही नहीं, बिक गई। थर्ड पे कितने टाइम पीरियड का लगेगा, पूरे साल का, क्योंकि वो भी पूरे साल यूज हुई है, तो कितना हो गया। और थर्ड 6 महीने का, 6/12, 2500। इन सब का टोटल लगाओ, 17,500, और ये 17,500 रुपये यहाँ भी आएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट देख लो, आपके पास एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन, 17,500। अब आपके पास कहाँ तक की वर्किंग हो गई है भाई, ईयर एंड तक की। अब एक एक एंट्री और होती है ईयर एंड पे, कौन सी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। बोलो कितने रुपए से होगी ये एंट्री, 31 मार्च में होगी ना, अब इसकी पोस्टिंग 31 मार्च 2024 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो कितने से, 17,000। गलत, 17,500 से क्यों होगी, इस साल के अंदर 2,667 का भी तो लगा था डेप्रिसिएशन। ईयर एंड पे खर्चा क्या सिर्फ 17,500 ही दिखाओगे, तुम चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे थोड़ा सा एक्टिव, तो 17,500 में 2,667 भी ऐड करो, 20,167, तो 20,167। ये आपके पास पीएनएल से राइट ऑफ हो गया डेप्रिसिएशन। अब क्या करना है, अब अगला काम बोलो, एंट्री एंट्री तो सब हो गई, अब तो सब बैलेंस निकाल दो, दोनों अकाउंट के बैलेंस निकाल दो, जैसे पिछले साल निकाले थे वैसे ही। तो चलो पहले मशीन का बैलेंस निकाल देते हैं। मशीन का बैलेंस निकालोगे तो 31 मार्च 2024 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन करोगे ना एंड में तो। अब बोलो कौन कौन सी मशीन का, फर्स्ट का, थर्ड का और फोर्थ का। फर्स्ट का बैलेंस कितना है, सेकंड का, वो थर्ड का 1 लाख, और फोर्थ का 50,000। तो सबका टोटल मिला के कितना हो गया, 2 लाख। टोटल लगाओ इसका, सेकेंड ईयर का टोटल कितना आया, 2,80,000। अरे भाई डबल लाइन के नीचे नीचे वाला करोगे ना, वो तो पिछले साल तक का टोटल था, उसके नीचे का टोटल करोगे तो कितना आ गया, 280 आ गया, 2,80,000। अब उधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का भी बैलेंस निकालो, तो इसका बैलेंस
31 मार्च 2024 टू बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक जो डेप्रिसिएशन लग गया उनका बैलेंस निकालना है आप। फर्स्ट मशीन का कितना, अब ये देखो, समझना जरा यहाँ, फर्स्ट मशीन का कितना, जिनको आ रहा है समझ में ठीक है, जिनको नहीं आ रहा तो इधर देखें। अब यहाँ फर्स्ट मशीन का देखो डेप्रिसिएशन, ये भाई एक तरीका तो ये है, आप इन सब का टोटल लगाओ, लगाओ जरा, एक काम आपसे करवा दूं, पहले इन सब का टोटल लगाओ। कितना, 33,067, 33,667, उसमें से ये माइनस कर दो 8,000 समथिंग कुछ ओवरऑल, बट आपको तो ब्रेकअप देना पड़ेगा। फर्स्ट का कितना, सेकंड का कितना, थर्ड का कितना, अगले साल में पता लगा फर्स्ट बिक गई तो उसमें पता ही नहीं है कि कितना डेप्रिसिएशन, तो पूरा ब्रेकअप आपको आना चाहिए। अब सर कैसे आएगा फर्स्ट का, तो बहुत आसान है, साल के शुरुआत तक इस पे डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, इस साल और कितना लगा, तो कितना हो गया टोटल, 10,000। थर्ड मशीन के शुरुआत में कितना था, 2,500, इस साल और कितना लगाया थर्ड में, 10,000, तो 10 और 2, 12,500। फोर्थ मशीन पे सर शुरुआत में तो था ही नहीं, इसी साल खरीदी है, इसी साल लगाया, कितना, 2,500, 2,500 रुपये। ये किसका, ये ये 25,000 आ रहा है। अच्छा, ये आ गया 25,000 माइनस करके, और देख लो इसका ब्रेकअप भी आ रहा है पूरा 25,000, ये हो गया। तो ये आप देख लो, आपके पास सारे पॉइंट्स आ गए ओरिजिनल कॉस्ट से अकाउंट्स मेंटेन करने के। और ये सारा काम आप लोगों ने पढ़ रखा है, पहले पढ़ रखा है या नहीं, पढ़ रखा है, ये सारा काम आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है, ये पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में आपके पास यही काम था। अब वो वही दोबारा एक बार रिपीट हो गया, ये कोई नया नहीं है, कई बच्चों को लग रहा है, लग रहा होगा कि अरे आज सीए फाउंडेशन में आकर के हमने कुछ चीज नई सीखी, नहीं नहीं सीखी। ये सारा काम कौन सा है आपका, जो बेसिक में आप पढ़ के आए हैं। चलो भाई, अब देखो जरा इसमें, अब आपके पास, अब मैं लेके चल रहा हूं आपको नेट कॉस्ट मेथड से, कि नेट कॉस्ट मेथड का भी आंसर है, उसका भी एक क्वेश्चन कराओ। क्यों ना यही क्वेश्चन हम नेट कॉस्ट मेथड से कर दें, अगर मान लो नेट कॉस्ट मेथड से करना हो तो यही क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, नहीं बनेगा। और जो नेट कॉस्ट की अकाउंटिंग है, दो अकाउंट बनेंगे, एक मशीन का और एक डेप्रिसिएशन का, लेकिन पहले मैं 1 मिनट क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दूं, फिर चलते हैं। सबसे पहले था कि 1 अप्रैल 2022 फर्स्ट मशीन परचेज ₹50,000। फिर 1 जुलाई 2022 सेकेंड मशीन परचेज ₹80,000। फिर 1 जनवरी 2023 थर्ड मशीन परचेज ₹1,00,000। डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, 10% पर एनम और एसएलएम बेस पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ है, 1 अगस्त 2020, ये 31 मार्च आ गई थी ना, 31 मार्च
2023, तो 1 अगस्त 2023 यहाँ पे क्या हुआ था, सेकंड मशीन कितने रुपए में, फिर 1 अक्टूबर फोर्थ मशीन परचेज ₹50,000, और 31 मार्च 2024 इस दिन लगेगा डेप्रिसिएशन। लो भाई, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, ये नोट तो आपके पास तो नोटेड है ही वैसे भी। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर कितने अकाउंट बनेंगे, 2। अब कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक अकाउंट बनेगा मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट बनेगा, और बनेगा इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसकी एंट्री एक बार एंट्री बोल देना क्वेश्चन करने से पहले, फटाफट से बोलो। एसेट्स खरीदने की एंट्री, एसेट टू कैश। डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू एसेट्स। फिर ईयर एंड में पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। फिर सेल के समय कैश या बैंक टू एसेट्स, और फिर प्रॉफिट की एंट्री। हाँ, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट की एंट्री, एसेट टू पीएनएल। लॉस हो गया तो पीएनएल टू एसेट्स। चलो, इन एंट्रीज की हेल्प से करना है। अब सबसे पहले 1 अप्रैल 2022, तो 1 अप्रैल 2022 मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी कितने से, 50,000 रुपये से। ये लो जी भाई, ये कट हो गया, ये मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर 1 जुलाई में टू बैंक अकाउंट, ये फर्स्ट मशीन, ये सेकंड मशीन, और सेकंड मशीन कितने की, 80,000 रुपये की, ये भी कट हो गया। फिर 1 जनवरी 2023 टू बैंक अकाउंट, कौन सी मशीन, थर्ड मशीन, कितने की है, 1 लाख की, ये भी मशीन हो गई। अब ईयर एंड पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 31 मार्च 2023 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और मशीन के अकाउंट में 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पे लगेगा डेप्रिसिएशन। 50,000, 80,000 और 1 लाख रुपए। इन पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है, 10%। तो पहले वाली एसेट्स पे तो पूरा कितना, 5,000। दूसरी एसेट्स पे कितने टाइम पीरियड का, 9 मंथ्स का, क्योंकि 1 जुलाई से काउंट करोगे ना। तो इंटू 9/12 कितना, 6,000। और थर्ड पे कितना, सबका टोटल लगाओ, 13,500 रुपये। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स मशीन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट को आप क्या करोगे, 31 मार्च 2023 में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 13,500, ये हो गया क्लोज। और बाकी मशीन अकाउंट का क्या करना है, तो बैलेंस निकाल देंगे। 31 मार्च 2023 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट का बैलेंस कितना, फर्स्ट का बैलेंस बताओ। हाँ, यस। इसमें क्या होगा, ये 5,000 रुपये आपका कम हो गया तो बचा 45। इस पे 6,000 कम हो गया तो कितना बचा, 74,000।
और इसमें 2500 कम हो गया तो कितना बचा? इन सब का टोटल लगाओ। दो लाख 30 हजार इधर टोटल, 2,30,000 इधर टोटल। बताओ यहाँ तक क्लियर? ये नोट करो और सेकंड ईयर का अकाउंट बना के दिखाओ, मैं आता हूँ चेक करता हूँ। भाई बना सकते हो ना अब तो सेकंड ईयर के अकाउंट? एंट्रीज आपके पास हैं ही। फर्स्ट ईयर का पहले ये नोट कर लो, फिर जरा सेकंड ईयर के अकाउंट अपनी कॉपी पे खुद बनाओ, फिर मैं यहाँ चेक कराता हूँ, मैं भी बनवाऊंगा। चलो चेक करना। भाई सबने ट्राई कर लिया ना, अब जरा चेक करो यहाँ। सेकंड ईयर में क्या हुआ, यहाँ पर सेकंड ईयर में 1 अगस्त के अंदर यहाँ तक का तो हमारी वर्किंग हो चुकी थी, तो अब सेकंड ईयर में सबसे पहला काम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 अप्रैल 2023, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट का बैलेंस है 45, 74 एंड 97,500, सबका टोटल मिला के 2,16,500। अब हमें सेकंड ईयर के अकाउंट्स बनाने हैं भाई। अब सेकंड ईयर में सबसे पहले वही बात है कि अगर एसेट बेची गई है तो पहले तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ही लगेगा उस पर। कब, कौन सी डेट पे? फर्स्ट, 1 अगस्त 2023, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। और मशीन के अकाउंट में 1 अगस्त 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सी मशीन बेची थी? सेकंड। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 80,000। इस पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन? कितने टाइम पीरियड का? 4 महीने का। 1 अगस्त में बेचा, 4 महीने का, कितना हो गया? 2,667। तो पहला काम वही हुआ, एसेट पे डेप्रिसिएशन। अब एसेट को बेचने की एंट्री में यहाँ एक ही एंट्री होती है, कौन सी? सेल्स की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, सेकंड एसेट्स, और 70,000 में बेच दिया। अब वही बात है कि कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट और लॉस की कंपटीशन, तो यही वाला बिल्कुल सेम यही वर्किंग नोट आपका बन जाएगा। 80,000 की खरीदी थी और आपने डेप्रिसिएशन कितना लगाया, आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया? तो सर 6,000 यहाँ लगाया और 2,667 यहाँ लगाया, तो इसमें टोटल डेप्रिसिएशन हमारा आज तक इतना लग चुका है, टोटल डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू ये आ गई। यही प्रॉफिट और लॉस की वर्किंग का नोट तो सेम रहेगा। अब वही एंट्री होगी, 1,333 रुपये से लॉस की एंट्री क्या होगी? सेम बताइए, दोनों सिस्टम में सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अच्छा ये यहाँ लगा देना 2,667। अच्छा यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया था? 1,333। अब आप जरा इन तीनों का टोटल लगाओ, इन तीनों अमाउंट का टोटल लगाओ, चेक करो क्या 74,000 बाहर हो गया? जो आपकी बुक में वैल्यू चल रही है वही उतनी क्रेडिट होकर के बाहर हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा रिटेन रखना, आगे तक हमेशा काम में आएगा। ठीक है। अब सर सेल की वर्किंग क्या कंप्लीट हो गई? हाँ हो गई। सेल की वर्किंग कंप्लीट होने के बाद फोर्थ मशीन आपने 1 अक्टूबर में खरीदी, तो 1 अक्टूबर 2023 टू बैंक अकाउंट, ये हमारे पास आ गया। फोर्थ मशीन कितने की खरीदी है? 50,000 की, ये हो गई वो मशीन। ये आपके पास खरीदने की एंट्री भी हो गई कंप्लीट। अब ईयर एंड पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2024 में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, और मशीन के अकाउंट में 31 मार्च 2024 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कौन कौन सी एसेट पे लगेगा? फर्स्ट पे लगेगा, थर्ड पे और फोर्थ पे। सर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड ओरिजिनल कॉस्ट है, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखनी पड़ेगी? ओरिजिनल कॉस्ट 50, और इसकी कितनी थी? 1 लाख, और इसकी भी 50,000। तो इनके ऊपर कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा? सर 10%। फर्स्ट और थर्ड पे तो पूरे साल का लगेगा,
लेकिन फोर्थ पे कितने टाइम पीरियड का लगेगा? तो बताइए फर्स्ट का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, थर्ड का 10,000 और इसका 2,500, तीनों का टोटल बताओ। 17,500, और ये 17,500 रुपये यहाँ आ जाएगा। अब आप इसको क्लोज करेंगे तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो कितने रुपए से? 20,167, 20,167 रुपये, ये 17 और ये सबका टोटल। आप चाहे उस मेथड में भी देख लो, खर्चा उतना ही आएगा, खर्चे में कोई फर्क नहीं आता, सेम आता है। एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करने में आपके पास कंपैरिजन सामने आता है, आपको पता लगता है। इसलिए मैं तो अलग क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकता था, इसलिए मैंने कराया, मैंने कहा दोनों का आपको कंपैरिजन पता लगेगा, चाहे जिस मर्जी मेथड से चलो। अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाले अमाउंट, लॉस का अमाउंट, डेप्रिसिएशन के अमाउंट, तो वो सब कुछ सेम आ रहे हैं, बस ओरिजिनल कॉस्ट से बस अकाउंट अलग अलग मेंटेन हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, बैलेंस निकालोगे, बैलेंस निकालोगे ना, तो 31 मार्च 2024 में बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, बताओ फर्स्ट का बैलेंस कितना आएगा? 45,000 ओपनिंग में था, 5,000 का डेप्रिसिएशन और लगा, तो कितना आ गया? 40,000। अच्छा, थर्ड में वैल्यू 97,500 ओपनिंग में थी, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, 87,500 है ना। बैलेंस निकालना आसान, तो सिस्टम को सीखो, और ये नहीं कि बार बार उसको कैलकुलेटर पे लगे हुए हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, वहीं की वहीं निकालते जाओ, कैलकुलेट करो, तो आपका एग्जाम में थोड़ा टाइम सेव होगा। तो यहाँ पर आपके पास फोर्थ में कितना, 50,000 रुपये का सर वैल्यू थी, और 50,000 में से हमने 2,500 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो टोटल कितना हो गया? 47,500। अब यहाँ टोटल लगा लो बस, इन तीनों, 1,75,000। अब बस इन सब का टोटल लगाओ, 2,66,500, 2,66,500। अब आप देख लो, ये था आपके पास नेट कॉस्ट। तो मैंने दोनों मेथड अब सबसे पहले आपको ओवर करा दिए, पहली क्लास के अंदर आपके पास सारे मेथड आ गए और अकाउंटिंग के तरीके आ गए, आप इनकी प्रैक्टिस करके आएंगे सब, जिससे अब हम आगे के और जो नए जो पार्ट हैं उनको आगे हम कंटिन्यू कर सकें। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी का कोई डाउट? एकदम क्लियर है यहाँ? चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं इसके।